इस वीडियो में हम गुफाओं से जुड़ी 3 डरावनी घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो भयानक तरीके से गलत साबित हुईं। इन सभी हादसों को रोका जा सकता था, अगर घमंड, गलत फैसले और लापरवाही न होती। पहली कहानी खास तौर पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास का नतीजा थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा करता था कि मौत का सामना करते हुए भी हंस रहा था। 29 वर्षीय जोसेफ लोबाटो खुद को बहुत साहसी, समझदार और आत्मविश्वासी मानता था। उसे लगता था कि वह किसी भी मुश्किल आउटडोर एडवेंचर को आसानी से संभाल सकता है। वह पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ छोटी-मोटी क्लाइंबिंग ट्रिप्स पर ले जा चुका था और उसने उसे और शायद खुद को भी यकीन दिला दिया था कि उसे सब कुछ आता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसका अनुभव बहुत सीमित था। उसे गुफाओं के बारे में लगभग कोई असली जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। गर्मियों के आखिर में जंगल में आग लगने के खतरे की वजह से नेशनल फॉरेस्ट में प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। लेकिन जोसेफ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यो यो पिट जाने का फैसला किया, जिसे पैंकीज क्रेटर भी कहा जाता था। ये जगह सांता फे के पास स्थित एक पुराना ज्वालामुखीय गड्ढा था, जिसकी गहराई लगभग 130 फीट थी। वहां पहुंचना भी आसान नहीं था, सिर्फ खास गाड़ियों से ही वहां जाया जा सकता था। शुरुआत में ये एक सामान्य एडवेंचर जैसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। किसी समय जोसेफ का मोबाइल फोन उस गहरे गड्ढे में गिर गया। फोन वापस पाने की जिद में वह अपनी गाड़ी तक गया और कुछ सामान लेकर लौटा। एक नायलॉन टो स्ट्रैप, पुली, भारी चेन और 2 रस्सियां। लेकिन इनमें से कोई भी चीज चढ़ाई या गुफा में उतरने के लिए नहीं बनी थी। फिर भी जोसेफ ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। उसकी गर्लफ्रेंड को डर लग रहा था। वह असहज महसूस कर रही थी। लेकिन जोसेफ ने उसकी हर चिंता को हंसकर टाल दिया। उसने दावा किया कि वह पहले भी ऐसा काम कर चुका है। असल में उसका आत्मविश्वास उसे खतरा देखने ही नहीं दे रहा था। रस्सी सुरक्षित उतरने के लिए नहीं थी। उसकी गांठें भी ठीक से नहीं बंधी थीं। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसका कॉन्फिडेंस ही उसे बचा लेगा। जब उसने नीचे उतरना शुरू किया तो साफ लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। शुरू में वह अजीब तरीके से रस्सी के सहारे फिसलता हुआ नीचे जाने लगा। कुछ फीट बाद उसने हाथों के सहारे उतरने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी और फिर उसका संतुलन बिगड़ गया। वह तेजी से नीचे गिरने लगा। गिरते समय उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली, जैसे उसे उसी पल एहसास हो गया हो कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह जोर से नीचे एक चट्टान पर गिरा। लेकिन हैरानी की बात, वह फिर हंसने लगा। ऊपर खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी आवाज सुनी। उसे याद है कि जोसेफ गिरते समय भी हंस रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हंसी खत्म हो गई। अब दर्द शुरू हो चुका था। पहले उसने मजाक में कहा कि शायद उसका हाथ टूट गया है। वह खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसकी पीठ बुरी तरह जकड़ गई। उसे महसूस हुआ कुछ बहुत गलत हो चुका है। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर में सुन्नपन फैलने लगा। वो अपनी पीठ महसूस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड होने लगा। अब जोसेफ घबरा चुका था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैं हिल नहीं पा रहा, जल्दी मदद लाओ। उसका घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। वह दर्द में तड़प रहा था। हर सांस भारी लग रही थी और उस गहरे गड्ढे में अकेला फंसा हुआ था। अगली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस बार इंसानी शरीर ने जितना दर्द सहा वह लगभग उसकी सीमा से बाहर था। ये कहानी है स्टीव अल्कॉर्न की, जो एक साधारण एडवेंचर के दौरान ऐसी जगह फंस गया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। 17 जून 2004 की सुबह स्टीव अल्कॉर्न अपने चर्च के कुछ दोस्तों के साथ आइडाहो के स्मिथ्स क्रैक नाम की गुफा की ओर निकला। सब लोग बहुत उत्साहित थे। जंगल के रास्ते चलते हुए वे हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे। कुछ घंटों बाद वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। गुफा का अंधेरा मुंह जैसे उन्हें अंदर बुला रहा था। गुफा के अंदर जाते ही सब उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए।
62 इंच लंबे और लगभग 250 पाउंड वजन वाले स्टीव को चुनौतियां पसंद थीं। अंदर जाते समय वह एक संकरे छेद से आसानी से नीचे फिसल गया था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी उसे नीचे जाने में मदद कर रहा था। कई घंटों तक गुफा में घूमने के बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। जिस संकरी जगह से वह आसानी से नीचे आया था, अब वही रास्ता उसकी छाती में फंस गया। वह ऊपर नहीं निकल पा रहा था। अब ग्रेविटी उसकी मदद नहीं कर रही थी। उसका शरीर पत्थरों के बीच बुरी तरह जाम हो चुका था। उसकी छाती दोनों तरफ की पत्थरीली दीवारों में फंसी हुई थी। उसके फेफड़ों के पास फैलने की जगह नहीं बची थी। हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी पसलियां जैसे धीरे धीरे दब रही थीं। चेहरा ठंडी नुकीली चट्टानों से चिपक गया था। हर सांस के साथ पत्थर उसकी त्वचा को रगड़ रहे थे। घबराहट बढ़ने लगी। तंग जगह में फंसने का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। हर सांस में धूल उसके मुंह और गले में जा रही थी। उसे खांसी आने लगी और हर खांसी उसे और ज्यादा दर्द दे रही थी। स्थिति और भी खराब थी, क्योंकि स्टीव का शरीर एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। उसकी टांगें पीछे की ओर फंसी हुई थीं। रीढ़ की हड्डी पर भयानक दबाव पड़ रहा था। कमर और कूल्हों में असहनीय दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टूट रहा हो। हर सेकंड किसी सजा जैसा महसूस हो रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश दर्द और बढ़ा देती। घंटों गुजर गए। उम्मीद कम होने लगी। आखिरकार रात 8 बजे मदद के लिए फोन किया गया। बचाव दल पहुंचा, लेकिन वे भी उसे निकाल नहीं पाए। स्टीव इतनी मजबूती से फंसा था कि कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर किसी ने एक अजीब सुझाव दिया, वेजिटेबल शॉर्टनिंग क्रिस्को ऑयल इस्तेमाल करने का। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो रेस्क्यूअर्स ने एक सूट पर खूब सारा चिकना तेल लगाया और उसे स्टीव तक पहुंचाया। बहुत दर्द सहते हुए उसने वह सूट पहना। अब सबने पूरी ताकत लगा दी। ऊपर से लोग खींच रहे थे, पीछे से दोस्त धक्का दे रहे थे। धीरे धीरे तेल ने काम करना शुरू किया। इंच इंच करके पत्थरों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हर बार खींचने पर स्टीव दर्द से चीख उठता। पत्थर उसकी त्वचा को छील रहे थे, लेकिन अब उम्मीद लौट आई थी। लगभग 10 घंटे की भयानक पीड़ा के बाद सुबह होने तक स्टीव आखिरकार बाहर निकल आया। उसका शरीर घायल था, नील पड़ चुके थे। वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था, लेकिन वह जिंदा था। बाद में जब उससे पूछा गया कि क्या वह फिर कभी गुफा में जाएगा, लेकिन वह जिंदा था। बाद में जब उससे पूछा गया कि क्या वह फिर कभी गुफा में जाएगा, तो उसने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, शायद, अगर गुफा के छेद थोड़े बड़े हों। इतनी भयानक घटना के बाद भी उसने अपना मजाकिया अंदाज नहीं छोड़ा। ये आखिरी कहानी एक ऐसे हादसे की है जिसने बाद में $12 मिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुकदमे को जन्म दिया। ये घटना दिखाती है कि छोटी सी लापरवाही भी जान ले सकती है। 1 नवंबर ग्लेशियर नेशनल पार्क की सबसे बड़ी झील लेक मैकडोनाल्ड एक दर्दनाक हादसे की जगह बन गई। ये झील लगभग 10 मील लंबी, 1 मील से ज्यादा चौड़ी और लगभग 500 फीट गहरी थी। अनुभवी गोताखोर डाइवर्स यहाँ अक्सर अभ्यास करने आते थे, लेकिन इस जगह में खतरे भी कम नहीं थे, क्योंकि ऊंचाई पर डाइविंग करना बहुत मुश्किल होता है। कम वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से शरीर पर ज्यादा असर पड़ता है, और नवंबर के महीने में झील का पानी लगभग जमने जितना ठंडा था। उस दिन लेना मिल्स कुछ अन्य डाइवर्स के साथ आई थी। उनमें इंस्ट्रक्टर डेबी स्नो, ट्रेनी बॉब जेंट्री और एक 14 साल का लड़का ईजी भी शामिल था। उनका उद्देश्य था हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वाटर डाइविंग की प्रैक्टिस करना। लेकिन डाइव शुरू होने से पहले ही कई खतरनाक गलतियां हो चुकी थीं, जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लैना ने एक सेकंड हैंड ड्राई सूट खरीदा था। यह खास सूट ठंडे पानी में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी सूट में एक बहुत जरूरी चीज गायब थी, इन्फ्लेटर होस। ये वही हिस्सा था जो सूट में हवा भरता है। इसके बिना जैसे जैसे डाइवर नीचे जाता, पानी का दबाव सूट को शरीर पर कसकर दबाने लगता। इससे सांस लेना और हिलना डुलना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे दुखद बात, ना लैना को और ना ही इंस्ट्रक्टर्स को यह गलती दिखाई दी। शाम होने लगी थी।
तापमान 0 से नीचे जा रहा था। फिर भी ग्रुप ने डाइव जारी रखी, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर्स ने प्रॉपर गियर चेक और सेफ्टी ब्रीफिंग भी नहीं की, जो डाइविंग में सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। और खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों इंस्ट्रक्टर्स को खुद भी ड्राई सूट और हाई एल्टीट्यूड डाइविंग का कम अनुभव था। इसके अलावा लेना को लगभग 44 पाउंड वजन भी पहनाया गया था। इतना वजन कि इमरजेंसी में उसे जल्दी हटाना लगभग नामुमकिन था। यानी अगर वह नीचे डूबने लगे तो वापस ऊपर आना बेहद मुश्किल हो जाता। जैसे ही वे पानी में उतरे, लेना को तुरंत परेशानी होने लगी। ठंडे पानी के दबाव ने उसके सूट की हवा दबा दी। अब उसके लिए हिलना और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, स्थिति और खराब होती गई। एक समय ऐसा आया जब लेना ने मदद का संकेत सिग्नल भी दिया, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी डाइवर बॉब जेंट्री ने देखा लेना तेजी से नीचे डूब रही है। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। करीब 26 मीटर गहराई पर उसने देखा लेना बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर घबराहट में इधर उधर हिल रहा था। पानी का दबाव उसे और ज्यादा कुचल रहा था। फिर संघर्ष के दौरान उसका रेगुलेटर, सांस लेने वाला उपकरण, निकल गया। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। बॉब ने अपनी हवा, एयर सप्लाई उसे देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। करीब 32 मीटर गहराई पर बॉब के सामने जिंदगी और मौत का फैसला था। या तो वह लेना के साथ नीचे रहकर खुद भी मर जाए या ऊपर लौट जाए। आखिरकार उसने तेजी से ऊपर आने का फैसला किया। ऊपर आने के बाद उसने घबराकर इंस्ट्रक्टर्स को सब बताया। तब जाकर रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा बढ़ रहा था, ठंड भी ज्यादा हो गई थी। काफी तलाश के बाद लेना का शव लगभग 39 मीटर गहराई में मिला। उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। वे उसे एक मेहनती, समझदार और एडवेंचरस लड़की के रूप में याद करते थे। उसे मैरीन बायोलॉजी से बहुत प्यार था। उसकी अचानक मौत ने सबकी जिंदगी में गहरा खालीपन छोड़ दिया। बाद में लैना के परिवार ने $12 मिलियन का नेग्लिजेंस लॉ सूट दायर किया। उन्होंने डाइव स्कूल, इंस्ट्रक्टर्स और डाइविंग सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगाया कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, गियर चेक नहीं किया गया। हालांकि मामला बाद में सेटल हो गया, लेकिन किसी पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। फिर भी लैना का परिवार आज भी चाहता है कि ये कहानी लोगों को सिखाए कि ऐसे खतरनाक कामों में सही ट्रेनिंग, सेफ्टी चेक और सुपरविजन कितनी जरूरी होती है।